उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं करबला मोहल्ला की ज़ियारत नहीं हो पाई। एक खलिश लेके लखनऊ वापस आ गए। सवाल ये है कि आपका ये जो शायरी का सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ और आपको शेरगोई की तहरीक कहाँ से मिली, क्या मुहर्रिक था? मेरी गज़लें नई दुनिया अखबार में छपा करती थी सन 60 में। मैंने कल्बे जवाद साहब से एक मरतबा ये कहा कि लखनऊ में कोई शायर ऐसा नहीं होगा जिसने आपके दादा की पेशखानी की हो, फिर आपके वालिद की पेशखानी की हो और अब आपकी पेशखानी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आप मेरे बेटे की भी पेशखानी करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल-गदीर चैनल के नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आज हम अपना प्रोग्राम महबूब शख्सियत के हवाले से एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिनकी शोहरत जर्रार अकबराबादी के नाम से है। जर्रार साहब अपने नाम के साथ अकबराबादी लिखते ज़रूर हैं और अकबराबाद भी एक मरकज़ तहज़ीब शहर रहा है जिसको आजकल की ज़बान में हम आगरा के नाम से याद करते हैं। जर्रार साहब अकबराबादी हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, ये वो ख़ुद बताएंगे। हम लोग जब से हमने होश संभाला है इनको लखनऊ में देख रहे हैं और ये इनका इंकिसार है कि ये अपने को लखनवी नहीं कहते, अकबराबादी कहते हैं, लेकिन हमने इनको हमेशा लखनऊ में देखा। हमारे अहद के अज़ीम तरीन शुअरा में जर्रार भाई का शुमार होता है। अपने बचपन में मैंने इनका एक सलाम सुना था, उसका एक शेर मुझे याद है। कह रहा है ये हबीब इब्ने मज़ाहिर का शबाब, आज पलटूंगा ज़ुलैखा की जवानी की तरह। या एक शोरे आफाक शेर है जर्रार भाई का कि मैं लिख रहा हूँ फ़ज़ाइल अली के सदियों से, मगर वरक़ अभी सादा दिखाई देता है। इस तरह के बहुत से बेहतरीन अशार के खालिक हैं जर्रार अकबराबादी। आज हम इनका एक इंटरव्यू, ये हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने हमको और अल-गदीर चैनल को वक्त दिया। अलालत ज़ईफ़ी के बावजूद इस वक्त ये हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। जर्रार भाई, और सवाल जवाब से पहले आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है? अकबराबाद से लखनऊ तक के सफ़र का क्या सिलसिला है? मुझे अर्ज़ ये करना है कि हमारे आबा व अजदाद मदीना मुनव्वरा में रहते थे। वहाँ से तलाश माश में तकरीबन 1 सदी या 2 सदी के बाद ईरान आ गए। ईरान में 8वें इमाम के रोज़े पर मशहद मुक़द्दस में क़याम रहा। हुमायूं के दौर में हमारे आबा व अजदाद दिल्ली आए ईरान से। जी। दिल्ली में हुमायूं के दौर में अरसे तक क़याम रहा। उसके बाद हमारे आबा व अजदाद फ़िरोज़ाबाद आ गए, जो कि उस वक्त आगरे के ज़िले में लगता था। फ़िरोज़ाबाद में हमारे आबा व अजदाद का एक तवील ज़माना गुज़रा और उसके बाद हमारे दादा
मौलाना सैयद इफ्तिखार अली साहब, जो कि फ़िरोज़ाबाद में थे और हकीम भी थे और आलिम दीन भी थे। आगरे में कोई इमाम जुमा नहीं था। आगरे के मोमिनीन ने हमारे दादा से ये फरमाइश की कि आप फ़िरोज़ाबाद से आगरे मुंतकिल हो जाइए। तो हमारे दादा मौलाना सैयद इफ्तिखार अली साहब क़िबला आगरे आ गए और आगरे में वक्स मीर नियाज़ अली, जो आपने देखा होगा, जी जी जी। शाहगंज में, वहाँ उनका क़याम रहा और वक्फ मीर नियाज़ अली में वो इमाम जुमा की हैसियत से ताउम्र रहे, वक्त इंतकाल तक वो वहाँ रहे। मेरी पैदाइश सन 1941 में आगरे में हुई, लेकिन अहद ग़ुलामी में पैदा हुए। जी जी। लेकिन आगरे में रहना कभी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि हमारे वालिद जो थे वो गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे, तो उनका हर 3-4 साल के बाद तबादला होता रहता था। पीलीभीत, बहराइच, फ़र्रुखाबाद, लैंसडाउन, बनारस वगैरह वगैरह उनके तबादले होते रहे और हम लोग उनके साथ घूमते रहे। यानी हर इन तमाम शहरों की बूदोबाश आपने अख्तियार। जी जी। बहराइच में मेरी उम्र तकरीबन 3 साल की रही होगी। 5 साल की उम्र में हम लोग फ़र्रुखाबाद आए। मेरी इब्तदाई तालीम मेरी वालदा ने उर्दू पढ़ाने में कुरान मजीद और उर्दू पढ़ाई। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 6 साल की रही होगी। जब मैं 8 साल का हुआ तब मेरा दाखिला दर्जा 6 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़र्रुखाबाद में हो गया, 8 साल की उम्र में। और 12 साल की उम्र में मैंने हाई स्कूल कर लिया। ये भी एक अचीवमेंट है जी, क्योंकि कम से कम 14-15 साल में बच्चे हाई स्कूल करते हैं। 8 साल की उम्र में 6 में दर्जा 6 में दाखिल हुआ और 12 साल की उम्र में हाई स्कूल कर लिया। हाई स्कूल कर लिया। हाई स्कूल के बाद हमारे वालिद का तबादला लैंसडाउन गढ़वाल हो गया, तो हम लोग उनके साथ जोगीपुरा के पास लैंसडाउन। जी जी जी, लैंसडाउन कोटद्वार से आगे। कोटद्वार से आगे है। लैंसडाउन से हमने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट के बाद हमारे वालिद ने हमको बीए में दाखिले के लिए लखनऊ भेज दिया। लखनऊ से सन 58 में मैंने बीए किया 16 साल की उम्र में। वाह। 16 साल की उम्र में बीए करने के बाद मेरे वालिद उस वक्त नजीबाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे और उनका क़याम नजीबाबाद था, तो मैं नजीबाबाद आता जाता रहता था और बीए करने के बाद मैं नजीबाबाद चला गया। चूँकि अभी मेरी उम्र मुलाजमत के लिए नहीं थी, 16 साल की उम्र में बीए किया था और कम से कम 18 साल की उम्र में मुलाजमत मिल सकती थी। लिहाजा 2 साल नजीबाबाद में एक गिलास फैक्ट्री में मैंने सोचा कि बेकार बैठने से अच्छा ये है कि कुछ काम किया जाए, तो गिलास फैक्ट्री में मैंने मुलाजमत कर ली। सन 60 में मेरे लिए जब 18 साल की उम्र हुई मेरी, 58 साल में बीए किया था
सन 60 में जब मेरी उम्र 18 साल की हुई तो बहुत सी जगह अप्लाई किया, सप्लाई डिपार्टमेंट में सप्लाई इंस्पेक्टर का तकर्रुर मिला मुझे, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया सप्लाई इंस्पेक्टर, इसलिए कि वो सूबे की नौकरी थी और मैं चाहता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करूँ। उसके बाद फ़ौरन एक 6 महीने के बाद पोस्ट ऑफिस में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया और अनट्रेंड मुझको पोस्ट ऑफिस सहारनपुर का लेटर मिला कि आप वहाँ ज्वाइन कीजिए और ट्रेनिंग बाद में दी जाएगी आपको। 6 महीने मैंने सहारनपुर पोस्ट ऑफिस में नौकरी की। उसी असना में टेलीग्राफ का मेरे पास ऑफ़र आ गया कि आप टेलीग्राफ में आपका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो मैं वो नौकरी छोड़कर पोस्ट ऑफिस की टेलीग्राफ में और टेलीग्राफ में आ गया। लोगों ने मुझसे कहा कि पोस्ट ऑफिस में सिर्फ सूखी तनख्वाह है, ना कोई ओवर टाइम है, ना कोई इंसेंटिव है, आप टेलीग्राफ में चले जाएंगे तो वहाँ पर ओवर टाइम जितना करना चाहें आप करेंगे, उतना ओवर टाइम है, इंसेंटिव है, लेट फी है, एक अच्छी खासी एक तनख्वाह और आपको मिलेगी। तो मैंने उसी को मुनासिब समझा और मैं टेलीग्राफ में ज्वाइन कर लिया। मैंने पहला अपॉइंटमेंट मेरा 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरठ हुआ। 1 साल मेरठ रहा। मेरठ से मेरा ट्रांसफ़र अब आगरे हुआ। मुझे वो शेर याद आ गया कि अजनबी वतन, तो ये अजनबी वतन क्या होता है ये मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि आगरे की एक गली से वाकिफ़ नहीं, एक कूचे से वाकिफ़ नहीं, जबकि पैदा वहीं हुए, जबकि पैदा वहीं हुआ। और मुझे ये भी याद है ख्वाब सा कि सन 48 से पहले हम लोग अय्याम अज़ा में आगरे जाया करते थे। हमारी वालदा, हमारी बहनें, हमारा पूरा घर और हमारे वालिद भी छुट्टी लेके जाते थे और 10 दिन हम लोग आगरे में रहते थे। ख्वाब सा याद है मुझे। सन 48 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान सन 47 में हुआ और 48 में हिंदुस्तान में कुछ फसादात होने लगे, तो हम लोग आगरे का महल्ला शाहगंज में रहने वाले थे। शाहगंज जो थे वो सादात की एक बहुत बड़ी आबादी थी वहाँ। वहाँ सन 48 में एक ख़ानदान पाकिस्तान गया, उसके पीछे 20 ख़ानदान गए, 20 ख़ानदान के पीछे 200 ख़ानदान गए और शाहगंज खाली हो गया। जब शाहगंज खाली हो गया तब हम लोगों का आगरे जाना बंद हो गया। तो मेरठ से हमारा ट्रांसफ़र जब आगरे हुआ तो मैं एक अजनबी वतन में आया और वहाँ मैंने 8 साल गुजारे। हमारा अपना मकान शाहगंज में जो था उसमें एक सिंधी काबिज़ था। अच्छा। उससे हम खाली नहीं करा पाए, हम किराए पर रहते रहे और वो हमारे मकान पे काबिज़ रहा, उससे खाली नहीं करा पाए। आगरे टेलीग्राफ ऑफिस में सिर्फ हम 2 लोग मुसलमान थे, बाकी 500 आदमियों का स्टाफ जो था वो गैर मुस्लिम थे। हालांकि कोई बात कभी ऐसी नहीं हुई कि यह एहसास हुआ हो कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं। बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ 8 बरस मैंने आगरे टेलीग्राफ ऑफिस में गुजारे हैं। आगरे से मेरा ट्रांसफ़र नैनीताल हो गया। नैनीताल 1 साल में रहा। वहाँ सीज़न में तो बहुत अच्छा लगता था,
लेकिन जब सीज़न ख़त्म हो जाता था और नैनीताल सूना हो जाता था हाँ, तो बहुत तब बड़ी उलझन होती थी। तब मैंने एप्लीकेशन दी कि मुझे अपने खर्चे के ऊपर लखनऊ भेज दिया जाए। तब सन 1974 में मेरा तबादला CTO लखनऊ हो गया। यहाँ आने के बाद लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ। यहाँ आने के बाद सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में 8-10 बरस गुजारे। उसके बाद फिर जब ये तबादला होने लगा कि कभी अमीनाबाद कभी दिलकुशा का इंचार्ज बना के भेजा जाने लगा, तो मैंने ये सोचा कि इससे अच्छा ये है कि मैं चौक टेलीग्राफ ऑफिस ले लूँ, जहाँ से कि उस वक्त हम लोग बंजारी टोले में रहा करते थे और वहाँ से हमें करीब पड़ता था ऑफिस। वॉकिंग डिस्टेंस है जी, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वहीं से 2004 में चीफ टेलीग्राफ मास्टर की हैसियत से मेरा रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट से पहले मैंने सोच लिया था कि रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद मैं हज व ज़ियारत के लिए जाऊंगा। फरवरी में 2004 में रिटायरमेंट हुआ था और जनवरी 2005 में मैं हज व ज़ियारत के लिए आज़िम सफ़र हो गए। जी, आज़िम सफ़र हो गए और अल रज़ा टूर के साथ हज करने के लिए गए। हज के बाद ईरान और सीरिया की ज़ियारतें हुई। उस वक्त इराक़ जाने पर पाबंदी थी। उस वक्त सद्दाम का दौर रहा होगा। सद्दाम का दौर था और अमेरिका ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि इराक़ में जो आतंकवादी आ रहे हैं वो ईरान की तरफ से आ रहे हैं। तो ईरान ने ये ऐलान कर दिया था कि हमारे बॉर्डर से किसी आदमी को इराक़ जाते हुए गिरफ़्तार करके दिखाइए। तो उस वक्त हम लोगों ने आशूर 8वें इमाम के रोज़े पर ईरान में किया। इराक़ नहीं जा पाए, मौला अली की ज़ियारत की नहीं हो पाई, करबला मोहल्ला की ज़ियारत नहीं हो पाई। एक खलिश लेके लखनऊ वापस आ गए कि जिस इरादे से निकले थे वो इरादा पूरा नहीं हुआ। बहरहाल 2008 में मुझको छम्मन भाई ने ये कहा कि तुमको हमारे साथ इराक़ चलना है। छम्मन भाई अपना काफ़िले में मुझको ले गए और मौला अली के रोज़े पर 13 रजब की महफ़िल करते हैं वो, उसमें बहैसियत शायर मुझे हिंदुस्तान से मदऊ किया गया और 2008 से लेके 2018 तक मुसलसल 10 साल तक मुस्तकिल विदाउट एनी ब्रेक मैं वहाँ जाता रहा, मौला की महफ़िल पढ़ता रहा। 2010 में मैं करबला गया था तो भी आप थे। जी इत्तेफाक से छम्मन भाई के काफ़िले में जी 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 बेशक, उसमें भी आपने जी आपसे भी मुलाकात हुई थी। जी, तो 2018 तक मैं उनके साथ जाता रहा। अब 2018 में भी जब मैं गया था तो मेरे कमर में दर्द उस वक्त भी था। बाकर सल्लल्लाहु साथ में थे, अहलिया साथ में थी। तो बाकर सल्लल्लाहु मुझको व्हील चेयर पर ले जाके ज़ियारत करवाते थे मौला के रोज़ों की। और 2018 के बाद फिर अब जाना नहीं हो पा रहा। अब दुआ यही करता हूँ कि ये दर्द ठीक हो जाए तो मैं फिर जाना शुरू करूँ करबला मोहल्ला। और देखिए दुआ
कब इंशाअल्लाह कबूल दुआ होती आपकी है। पूरी होगी। और जो खलिश आप लेके पहले सफ़र से लौटे थे जी उसको मौला ने भरपूर तरीके से मिटाया जी और मुसलसल आपको मतलब 10 साल मौका मिला ज़ियारत जी। करने का। इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं कि मज़ीद मौका मिले। अच्छा, अब इसी से दूसरा सवाल आपकी खिदमत में कि ये तो आपने अपना ख़ानदानी पस मंज़र भी बता दिया और बग़ैर किए एक सवाल का जवाब दे दिया कि आपकी तालीम व तरबियत, ये हमारे सवाल में था मगर आपने बग़ैर किए दे दिया। अब सवाल ये है कि आपका ये जो शायरी का सफ़र है जी। ये कैसे शुरू हुआ और आपको शेरगोई की तहरीक कहाँ से मिली? क्या मुहर्रिक था जो आप एक बेहतरीन शायर के तौर पे मंजर आम पे तशरीफ़ लाए? जब मैं 16 साल की उम्र में बीए कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो एहतशाम हुसैन साहब हाँ, लखनऊ प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में थे। हाँ, HOD थे शायद वो। जी, मेरे पास उर्दू सिर्फ हाई स्कूल तक रही, ना इंटरमीडिएट में उर्दू थी ना बीए में उर्दू थी। लेकिन एहतशाम हुसैन साहब का जो पीरियड होता था मैं जाके कुर्सी में पीछे बैठ जाया करता था उनका लेक्चर सुनने के लिए। एक दिन उन्होंने मुझको पकड़ लिया, कहने लगे आप कौन साहब हैं? हर पीरियड में हाज़िरी होती थी, तो अब जाहिर है कि मेरी तो हाज़िरी लगती नहीं थी, हाँ हाँ, तो मैं पीछे बैठा रहता था। इनरोल ही नहीं थे तो कैसे जी। हाज़िरी लगती? तो एहतशाम साहब ने कहा कि आप कैसे बैठते हैं? तो हमने कहा कि मैं उर्दू का स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन आपका लेक्चर सुनने के लिए मैं आता हूँ। तो कहने लगे कि फिर तुम पीछे क्यों बैठते हो, तुम्हें आगे आके बैठना चाहिए। तो उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। और उसके बाद नजीबाबाद में मेरे घर से थोड़े से फासले पर, एक तकरीबन 100 कदम के फासले पर एक साहब रहते थे, इशरत जमा खां अफसर। अच्छा। वो ख़ुद बहुत अच्छे शायर थे और उनके नजीबाबाद में बहुत से शागिर्द थे। वो शागिर्द शाम को आके अफसर साहब के यहाँ बैठा करते थे। और चूँकि हमारा घर भी हाँ, करीब में था। करीब में था तो जाहिर है कि वहाँ बैठना शुरू हुआ। वहाँ ये होता था कि भाई आप कुछ सुनाइए, आप कुछ सुनाइए, आप कुछ सुनाइए। और उसके बाद एक तरह निकाली जाती थी कि अगली इतवार को इस तरह पर मुशायरा होगा, हाँ नशिस्त होगी। हाँ। तो वहाँ जो मिसरे निकलते थे वहाँ से मेरी शायरी का दौर शुरू हुआ। वहाँ आप तब आजमाई उन मिसरों पे करते थे? जी। हाँ। तो वहाँ से मेरी शायरी का दौर 16 साल की उम्र से शुरू हुआ। और अब जब, और उस वक्त नई दुनिया अखबार निकला करता था जी जी। दिल्ली से, तो मेरी गज़लें नई दुनिया अखबार में छपा करती थी सन 60 में। और अय्याम अज़ा में मैं नौहे कह के अपनी बहनों को दिया करता था और मेरी बहनें वो नौहे पढ़ा करती थी। तो एक तरफ वो शायरी हो रही थी और एक तरफ ये शायरी होने लगी। दोनों शायरियों का एक साथ सफ़र शुरू हुआ। और ये रहा कि सन 74 में जब मैं लखनऊ आ गया तो सन 74 में आगा होमियों में मौलाना अली नकी साहब अशरा पढ़ा करते थे और नाज़िमिया में मौलाना हमीदुल हसन साहब, उफरामा में
कल्बे आबिद साहब कबिला, उनकी मजलिसें होती थी। तो इन 3 मजलिसों में मैं बराबर शिरकत करता था। और गुफरामाब में 9 मुहर्रम को आखिरी शायर की हैसियत से मुझको पढ़वाया जाता था। तो सन 74 से लेके अब तक यानी 51-52 साल हो गए हैं मुस्तकिल 9 मुहर्रम को गुफरान माब में आप गुफरान माब में मैं पेशखानी करता हूँ। मैंने कल्बे जवाद साहब से एक मरतबा ये कहा कि लखनऊ में कोई शायर ऐसा नहीं होगा जिसने आपके दादा की पेशखानी की हो, फिर आपके वालिद की पेशखानी की हो और अब आपकी पेशखानी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आप मेरे बेटे की भी पेशखानी करेंगे। हमारे यहाँ हम लोग भी दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको तूल उम्र अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो हमारे यहाँ ऊपर के पोर्शन में एक शाहिद साहब रहा करते थे, इंजीनियर थे वो। उसके बाद उन्होंने अपना मकान बनवा लिया कश्मीरी महल्ले में। तो उनके यहाँ की सालाना मजलिस होने लगी और कल्बे जवाद साहब पढ़ते थे वो मजलिस। एक साल उन्होंने ये कहा कि मैं अलील हूँ, लिहाजा आप मेरे बेटे को पढ़वा दीजिए। तो वहाँ पेशखानी भी आपने की? जी हाँ, मुझे करना पड़ती थी। तो वो बात मौलाना की कि इंशाअल्लाह मेरे बेटे की भी पेशखानी करेंगे आप, तो वो उस दिन पूरी हो गई। और मैंने ये कह के पढ़ा कि मैंने जब कल्बे जवाद साहब से ये कहा था कि ऐसा लखनऊ में कोई शायर नहीं होगा जिसने कि आपके दादा की पेशखानी की हो, फिर आपके वालिद की पेशखानी की हो और अब आपकी पेशखानी कर रहा हूँ। तो उन्होंने फरमाया था कि इंशाअल्लाह आप मेरे बेटे की भी पेशखानी करेंगे। बचा हुआ इंटरव्यू कल शब में 8:30 बजे इसी चैनल के ऊपर नशर किया जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़रूर देखें। ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं।